कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली, मुंबई, भीलवाड़ा, आगरा जैसे तमाम क्षेत्रों में क्लस्टर नियंत्रण रणनीति पर कर रहा है काम। इसके आ रहे हैं सकारात्मक नतीजे। गृहमंत्री अमित शाह ने अधिकारियों को जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए उचित कदम उठाने के दिए निर्देश। जमाखोरी और कालाबाजारी में शामिल लोगों के खिलाफ तेजी से कड़े कदम उठाने का भी आदेश। कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने की रणनीति पर चर्चा के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर मंत्री समूह की हुई बैठक। कोरोना महामारी से निपटने के प्रयासों में समन्वय के लिए नियमित अंतराल पर होती है मंत्री समूह की बैठक। सरकार ने कोविड-19 से जुड़ी चुनिंदा दवाइयों पर लगी निर्यात रोक हटाई। विदेश मंत्रालय ने कहा, इन दवाइयों की देश में पर्याप्त स्टॉक्स को देखते हुए लिया गया ये फैसला। पैरासीटामोल और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन अब भी लाइसेंस श्रेणी में और नियंत्रण निगरानी में रहेंगी। देश में कोविड-19 संक्रमण के एक्टिव मामलों की संख्या हुई 3,981। 325 लोग उपचार के बाद हुए ठीक। देश में कोरोना से 114 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में सामने आए 354 मामले। कोविड-19 को लेकर राज्य सरकारें भी तेजी से उठा रही हैं कदम। यूपी सरकार ने हर जिला मुख्यालय पर कोरोना सैंपल कलेक्शन सेंटर बनाने का किया ऐलान। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना रोकने में काम कर रहे पुलिसकर्मियों सहित प्रदेश सरकार के अन्य विभागों के कर्मचारियों को 50-50 लाख रुपए की बीमा सुरक्षा देने की घोषणा की। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी। संक्रमण के मामले 13.5 लाख के पार। मरने वालों का आंकड़ा 76,000 के करीब पहुंचा। जापान सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए टोक्यो समेत देश के 7 हिस्सों में महीने भर के लिए आपातकाल लगाने का किया ऐलान। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन आईसीयू में। नमस्कार, समाचार आप देख रहे हैं विस्तार से खबरें। कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर स्वास्थ्य मंत्रालय दिल्ली, मुंबई, भीलवाड़ा, आगरा जैसे तमाम क्षेत्रों में क्लस्टर नियंत्रण रणनीति पर काम कर रहा है और इसके सकारात्मक नतीजे भी आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पिछले 24 घंटे में 354 नए मामले सामने आए हैं। कुल मिलाकर अब तक 114 लोगों की जान गई है और कल से लेकर आज तक 8 और लोगों की मौत हुई। कोरोना को मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ऑलरेडी क्लस्टर कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी और साथ ही आउटब्रेक विच इज एमिनेबल टू मैनेजमेंट, उससे रिलेटेड स्ट्रैटेजी एक्शन प्लान हम लोगों ने स्टेट को और डिस्ट्रिक्ट के सारे डीसीज को भी ओरिएंट किया था। उसके तहत इट इज़ सो हैप्पी टू नोट कि हमें कुछ स्थानों पर उसके रिक्वायर्ड रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अभी तक लॉकडाउन को बढ़ाने पर कोई फैसला नहीं हुआ है और मीडिया को इस मुद्दे पर अटकलें नहीं लगाने को कहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी क्लियरली आदेश दिए हैं कि जब तक कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन ना हो तो पब्लिक में कंफ्यूजन, भय की परिस्थिति उत्पन्न होने के चांसेस हैं। जो भी कोई डिसीजन लिया जाएगा बेस्ड ऑन द अवेलेबल फैक्ट्स, वी विल डेफिनेटली ब्रिंग इट टू योर नोटिस। एंड टिल दैट टाइम ए डिसीजन इज नॉट ऑफिशियली कम्युनिकेटेड, जब तक हम आपको ऑफिशियली कोई कम्युनिकेट ना करें तो आप काइंडली उस पर स्पेकुलेट ना करें। गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने कहा कि लॉकडाउन को लागू करने के लिए सभी का सहयोग बहुत जरूरी है। संयुक्त सचिव ने कहा कि गृह मंत्री ने राज्यों से कहा है कि कहीं पर भी जमाखोरी और कालाबाजारी ना हो और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लॉकडाउन मेजर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबका सहयोग आवश्यक है। आने वाले सप्ताह में कई त्योहार हैं। इस संदर्भ में कई कम्युनिटी लीडर्स भी आगे आए हैं। उन्होंने कम्युनिटीज़ को आग्रह किया है और कर रहे हैं
कि वे लॉकडाउन के स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन में सरकार का सहयोग दें। गृह मंत्री जी ने एसेंशियल कमोडिटीज और लॉकडाउन मेजर्स के स्टेटस का डिटेल्ड रिव्यू किया। उन्होंने निर्देश दिया है कि उपयुक्त कदम उठाए जाएं और राज्य सरकारों के साथ मिलकर सुनिश्चित किया जाए कि कहीं भी होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग ना हो। ऐसा करने वालों के विरुद्ध सख्ती से और त्वरित गति से कार्रवाई हो। देश में 14 अप्रैल तक घोषित 21 दिन के लॉकडाउन को आगे बढ़ाने को लेकर तमाम अटकलें लग रही हैं। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर है कि कोरोना वायरस के कारण देश में जारी 21 दिनों का लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। सरकार के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक कई राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार से लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की है। कई विशेषज्ञों ने भी केंद्र सरकार से देश में जारी लॉकडाउन को बढ़ाने की अपील की है। केंद्र सरकार राज्यों और विशेषज्ञों की सलाह पर विचार कर रही है। गौरतलब है कि देश में कोविड-19 की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 मार्च से देश में 21 दिन का लॉकडाउन घोषित कर दिया था। लॉकडाउन की सीमा 24 अप्रैल को खत्म हो रही है। 14 अप्रैल को, माफ कीजिएगा, 14 अप्रैल को खत्म हो रही है लॉकडाउन की सीमा। और सरकार ने कोविड-19 से जुड़ी चुनिंदा दवाइयों पर लगी निर्यात रोक हटा ली है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इन दवाइयों की देश में पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और इसी को देखते हुए ये फैसला लिया गया। 14 दवाइयों पर प्रतिबंध हटाने को अधिसूचित किया गया। महामारी से बुरी तरह प्रभावित देशों को भी दवाइयों की आपूर्ति की जाएगी। पैरासीटामोल और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन अब भी लाइसेंस श्रेणी में है और इसकी निरंतर निगरानी जारी रहेगी। और कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने की रणनीति पर चर्चा के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर मंत्री समूह की बैठक हुई। कोरोना महामारी से निपटने के प्रयासों में समन्वय के लिए नियमित अंतराल पर मंत्री समूह की ये बैठक होती है। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस के दिन आइए हम ये भी सुनिश्चित करें कि हम सामाजिक दूरी जैसे नियमों का पालन करेंगे और हमारे स्वयं के जीवन के साथ साथ दूसरों के जीवन की भी रक्षा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये दिन हमें साल भर व्यक्तिगत फिटनेस पर ध्यान केंद्रित करने की ओर प्रेरित करेगा, जो हमारे समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करेगा। आज विश्व स्वास्थ्य दिवस के मौके पर आइए हम न केवल एक दूसरे के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए प्रार्थना करें, बल्कि उन सभी डॉक्टरों, नर्सों, चिकित्सा कर्मचारियों और स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें जो बहादुरी से कोविड-19 खतरे के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रयास को रोकने के लिए, बढ़ते खतरे को रोकने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 5 बिंदु वाली कार्य योजना तैयार की है, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम 5 विशेष योजना टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क, ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग के जरिए दिल्ली में कोरोना के प्रभाव को कम करेंगे। पहला टी है टेस्टिंग। हमने ये देखा कि जिन जिन देशों ने टेस्टिंग नहीं की वो जब कोरोना फैल गया तो उसको कोरोना को नियंत्रित नहीं कर पाए। दूसरा हमारा टी है, दूसरी बिंदु है ट्रेसिंग। हमारा तीसरा टी है ट्रीटमेंट। चौथा टी हमारा है टीम वर्क। आज सारी सरकारें एक टीम की तरह काम कर रही हैं, राजनीति से ऊपर उठ के। और 5वां टी है ट्रैकिंग एंड मॉनिटरिंग। कोरोना से जंग के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा एक बड़ा फैसला लिया है। हर जिला मुख्यालय पर कोरोना सैंपल कलेक्शन सेंटर बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में यूपी कोविड केयर फंड की स्थापना की गई है। यूपी कोविड केयर फंड का उपयोग हेल्थ केयर सिस्टम को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। फंड से नए टेस्टिंग लैब और कोविड लेवल 1, 2 और 3 हॉस्पिटल की संख्या को बढ़ाने में होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अभी 10 कोरोना टेस्टिंग लैब काम कर रही हैं। कोविड-19 के खिलाफ प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश कोविड केयर फंड की स्थापना की है। कोविड केयर फंड का उपयोग हम प्रदेश के अंदर
टेस्टिंग फैसिलिटी को बढ़ाने में इसका उपयोग करेंगे। कोविड लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के हॉस्पिटल की संख्या को बढ़ाने में इसका उपयोग करेंगे। कोरोना के खिलाफ जिन सहायक उपकरणों की आवश्यकता है, थर्मल एनालाइज़र, इन सब के वेंटिलेटर्स, इन सब के मैन्युफैक्चरिंग की प्रक्रिया को भी और आगे बढ़ाने की कार्रवाई के साथ प्रदेश सरकार निरंतर कार्य कर रही है। भारत सरकार के सहयोग से हम लोगों ने अब तक कोरोना टेस्टिंग के 10 लैब्स प्रदेश के अंदर स्थापित किए हैं। पूरा देश एक साथ मिलकर कोरोना वायरस की महामारी से लड़ाई लड़ रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें इस लड़ाई में एक दूसरे का पूरा सहयोग कर रहे हैं। गुजरात सरकार ने कहा है कि वो कोरोना के खिलाफ त्रिस्तरीय मोर्चे पर काम कर रही है। सिर्फ 6 दिन में 1200 बेड का आइसोलेटेड डेडिकेटेड कोविड-19 अस्पताल खड़ा किया गया है, जबकि सभी जिलों में 100 बेड के डेडिकेटेड आइसोलेटेड अस्पताल तैयार किए गए हैं। विजय रूपाणी ने लॉकडाउन के आदेशों का पूरी तरह से पालन करने को जरूरी बताते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। जो अफवाहें फैलाते हैं और सोशल मीडिया का भी दुरुपयोग करते हैं, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। इसी वक्त, इसी समय ये बहुत नुकसान करता है, तो इसके सामने कड़े से कड़े कदम हम लोग कर रहे हैं और ऐसे लोगों को भी हमने गिरफ्तार भी किया है, उस पर मुकदमा भी हमने दर्ज किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान की कुल 7.5 करोड़ आबादी में से हमने 5 करोड़ लोगों की स्क्रीनिंग कर ली है। राज्य और केंद्र सरकार एक दूसरे के संपर्क में हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। राजस्थान की आबादी करीब 7.5 करोड़ है। 1.7 फैमिलीज को अभी तक हमने टच कर लिया है। इसका मतलब करीब 5 करोड़ लोगों तक हमने स्क्रीनिंग की है बहुत बड़े स्केल पर, और 15,000 टेस्ट कर लिए, जो केरल के बाद में सबसे अधिक है लगभग राजस्थान के अंदर। और 1 लाख बेड हमने चिन्हित कर लिए हैं पूरे प्रदेश के अंदर, विभिन्न जिलों के अंदर। 25 करोड़ रुपए हमने इंसेंटिव रखा है हेल्थ डॉक्टर्स, नर्सेज, उन लोगों के लिए। और वॉर रूम के अलावा जो मैंने आपको बताया कि क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए अलग से विंग बनाई गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मौजूदा हालात में हम लॉकडाउन हटाने के पक्ष में नहीं हैं, इसको चरणबद्ध तरीके से हटाया जाना चाहिए। सब राज्यों को सोचना पड़ेगा। केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन होगी, आज भी हम केंद्र सरकार की गाइडलाइन, चाहे वो हेल्थ मिनिस्ट्री की हो, होम मिनिस्ट्री की हो या सरकार की हो, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। पर साथ में हम लोग अपने सुझाव भी देते हैं। साथ में हम चाहेंगे कि राज्य सरकारें, जैसे सबसे पहले हम लोगों ने लॉग आउट किया था देश के अंदर, उसी रूप में हम अपना फैसला खुद करें, जिससे कि हमारी स्थिति क्या उस पर लोगों को तकलीफ भी नहीं हो। आज काम धंधे बंद पड़े, इंडस्ट्री बंद पड़ी है, सरकार की रेवेन्यू का लॉस सही है, तो लोग मजदूर कहाँ जाएंगे, उनकी मजदूरी का क्या होगा, लोग भूखे कैसे सोएंगे। तो तमाम बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है, पर हमने उसका मुकाबला अच्छे ढंग से किया है। हम चाहेंगे कि उसके बाद में जो स्थिति बने उसको इस रूप में खोला जाए जिस लोगों को तकलीफ भी नहीं हो और बाबा लगाना भी नहीं पड़े। ये हमारी सोच है। गोवा सरकार ने राज्य में किसी भी संभावित संदिग्ध कोरोना वायरस मामले का पता लगाने के लिए एक राज्यव्यापी सर्वेक्षण कराने का फैसला किया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इस बात की जानकारी दी। ये सर्वे 13 अप्रैल से शुरू होगा। गोवा सरकार ने एक और अहम फैसला लेते हुए राहत कार्य में हिस्सा ले रहे स्वास्थ्य कर्मियों के वेतन के साथ साथ सफाई कर्मियों और सुरक्षा गार्डों के वेतन में 20% की बढ़ोतरी की घोषणा की है। जो स्टाफ सभी यानी डॉक्टर से लेके जो स्वीपर तक जो सभी काम करते हैं, इवन दो द सिक्योरिटी, इवन दो इन क्वारंटाइन सेंटर्स, दे आर आल्सो कवर्ड अंडर द हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम ऑफ द 50 lakhs जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कवर किए हैं। हमने और एक डिसीजन जो लिया 20% इंक्रीज इन द स्टाफ सैलरी, तो उनको ज़्यादा सैलरी, अब जब तक वो 3 महीना 4 महीना कोविड के बारे में जब तक केसेस चलते रहेंगे, जो कोविड रिलेटेड स्टाफ है इनके लिए 20% इंक्रीज इन सैलरी इन देयर बेसिक। जयपुर में लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए ड्रोन के जरिए परकोटे पर नजर रखी जा रही है। परकोटे के रामगंज इलाके में संक्रमण के तेजी से फैलने के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए परकोटे के बाहर भी कुछ इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने।
पिछले 6 दिनों में राजस्थान में कोरोना के 5 नए हॉट स्पॉट्स उभर कर सामने आए हैं। जयपुर में आंकड़ा 100 के पार चला गया है और यही वजह है कि अब कर्फ्यू परकोटे के बाहर भी लगा दिया गया है, उसको एक्सटेंड किया गया है। चीफ मिनिस्टर खुद मामले की निगरानी रख रहे हैं और उन्होंने रैपिड सैंपलिंग और रैपिड टेस्टिंग पर जोर दिया है। रामगंज के लोगों से कहा गया है कि वो 14 दिन तक सेल्फ क्वारंटीन में रहें, चाहे वो कोई भी नौकरी करते हों, चाहे कोई भी ड्यूटी करते हों। शहर में ड्रोन्स लगाए गए हैं ताकि निगरानी रखी जा सके उन पर जो लॉकडाउन को बार बार तोड़ते हैं। इसके अलावा पूरे राजस्थान में 10,500 से ज़्यादा बेड्स तैयार किए गए हैं ताकि किसी भी स्थिति से निपटा जा सके क्वारंटीन के लिए। विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, जयपुर। लॉकडाउन से प्रभावित मजदूरों और गरीबों तक मदद पहुंचाने के लिए कर्नाटक सरकार ने एक और अनोखी पहल शुरू की है। सरकार ने 1 लाख मजदूरों के लिए अनोखे किट तैयार किए हैं जिसमें रसोई के लिए इस्तेमाल होने वाले 15 आइटम्स हैं, जैसे दाल, चावल, सब्जी, मिर्ची, हल्दी, अचार से लेकर साबुन तक शामिल हैं। ये किट एक परिवार के लिए 20 दिन तक हर रोज़ 3 वक्त का खाना बनाने के लिए काफ़ी है। इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता आयशा खानम ने। कर्नाटक सरकार कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूरा वॉर फूटिंग पर काम कर रही है और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मजदूरों के लिए विशेष किट तैयार किया जा रहा है। 1 लाख से ज़्यादा मजदूरों को ये किट दिया जाएगा। खास बात यह है कि कर्नाटक सरकार इन किट में कई ऐसी ज़रूरी चीज़ें रख रही है जो एक सामान्य रसोई के लिए 15-20 दिन के लिए जो रसोई चल सके उस हिसाब से ये तमाम चीज़ें इस किट में रखी जा रही है। देख सकते हैं कि आलू है, नींबू है, चावल है, यहाँ तक कि अदरक है और विशेष सब्ज़ी है जो ऐसी सब्ज़ी मैंगलोर का खीरा है ये सब्ज़ी और ये जो है 15-20 दिन तक ये सब्ज़ी ख़राब भी नहीं होती। तो यही वजह है कि सरकार अलग अलग तरह की चीज़ें, अलग अलग तरह की वस्तुएं और छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हुए, जैसे कि हल्दी पाउडर है, रसम पाउडर है, अचार है, ये तमाम चीज़ें जो रसोई के एक शेल्फ पर होनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों को इस किट में सरकार रख रही है और इन मजदूरों को बांटा जाएगा। ये करीब 1 लाख से ज़्यादा किट्स बन रहे हैं जो अक्षय पात्रा फाउंडेशन के साथ मिलकर कर्नाटक सरकार मजदूरों को मुहैया कराएगी। तो जाहिर सी बात है सरकार पूरे जोश के साथ मजदूरों को मदद करने के लिए आगे आ रही है और उसके साथ यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं, सिविल डिफेंस के लोग हैं, ये लोग भी इस पूरे काम में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं और सिविल डिफेंस की तरफ से कई युवक जो हैं आगे आए हैं और दिन रात इस तरह का यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं ताकि सब मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई और जंग जीत सके। आयशा खानम, डीडी न्यूज़, बैंगलोर। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में तरह तरह के प्रयोग आजमाए जा रहे हैं। सैनिटाइजेशन को लेकर संगठनों के स्तर पर भी कोशिशें की जा रही हैं। इन्हीं कोशिशों के अंतर्गत लोकोशेड भुसावल ने भी एक सकारात्मक पहल की है। लोकोशेड ने एक ऐसी डिसइंफेक्शन टनल विकसित की है जिसमें जाकर खुद को सैनिटाइज किया जा सकता है। खुद को सैनिटाइज करने के लिए व्यक्ति को 3 से 5 सेकंड तक टनल में रुकना होता है। साथ ही ये प्रक्रिया पूरी तरह से हानि रहित है। सुरंग की कुल लागत लगभग 15,000 रुपए है। और देश भर में लागू लॉकडाउन के बीच पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश में जरूरत के सामानों की आपूर्ति निर्बाध गति से जारी है। आईटीबीपी के जवान राज्य में लॉकडाउन का उल्लंघन न हो ये सुनिश्चित कर रहे हैं। गुवाहाटी को ईटानगर से जोड़ने वाले हाईवे पर आवश्यक आपूर्ति का परिवहन आईटीबीपी के जवानों द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है। अरुणाचल में गुवाहाटी से रोजमर्रा के सामानों का वहन हो रहा है, वहीं झारखंड से चावल से भरे ट्रक ईटानगर पहुंच रहे हैं। भैया आप कहाँ से आए? नाहरलगुन से। नाहरलगुन से। ये सामान कहाँ से आया है? ये डायरेक्ट गुवाहाटी से। गुवाहाटी से मातृ भंडार नाहरलगुन होकर आया है ना। अच्छा, क्या क्या आइटम है यहाँ पे? यहाँ पे आपको चावल, आलू, प्याज, दाल, मीठा तेल, चना मटर। ठीक ठीक, सब नेसेसरी आइटम आया हुआ है ना। दादा आप क्या ले जा रहा है? चावल ले जा रहा है। हाँ। कहाँ से लाए? झारखंड से लाए। जी सर। चावल लगातार आता है ना? एकदम आता है, कोई रुकावट नहीं है ना उसका? इधर तो कोई रुकावट नहीं है।
कोरोना के कहर की वजह से देश भर में हुए लॉकडाउन के बीच राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की आर्थिक दिक्कत को कम करने के लिए रिजर्व बैंक ने आज एक बड़ा फैसला किया। रिजर्व बैंक ने कहा कि अब राज्य 14 दिन के बजाय 21 दिन तक के लिए ओवरड्राफ्ट ले सकेंगे। ये फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और आगामी 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगा। कोरोना संक्रमण के कारण देश संकट का सामना कर रहा है। ऐसे में कई लोग ऐसे हैं जो इस समय मजबूती के साथ देश के साथ खड़े हैं। डीएवी कॉलेज प्रबंध समिति की अध्यक्ष और पद्मश्री पूनम सूरी ने भी दूरदर्शन समाचार के साथ अपना संदेश साझा किया। भगवान हमें इस कोरोना वायरस के अंधकार से हटाकर उस ज्योति की ओर ले चल, उस उजाले की ओर ले चल जिसे जिंदगी कहते हैं, ताकि फिर से ये मेरा भारतवर्ष हंसता खेलता फूलता हमेशा के लिए उजाले में रहे। मैं सभी देशवासियों से, अपने सभी भाइयों से बहनों से ये गुजारिश करता हूं कि सरकार के दिए हुए जितने भी सुरक्षा नियम दिए गए हैं उसका पूर्णतः पालन करें और घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें। जय हिंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लॉफवेन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी पर चर्चा की। दोनों देशों ने कोविड-19 के स्वास्थ्य और आर्थिक प्रभावों को नियंत्रित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा की। कोविड-19 के खिलाफ वैश्विक प्रयासों के तहत दोनों नेताओं ने भारतीय और स्वीडिश शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के बीच सहयोग और डेटा साझा करने की क्षमता पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने एक दूसरे के नागरिकों के लिए आवश्यक सुविधा और सहायता प्रदान करने का वादा किया जो यात्रा प्रतिबंधों के कारण फंसे हो सकते हैं। दोनों देशों ने यह भी सहमति व्यक्त की कि उनके अधिकारी कोविड-19 से लड़ने के लिए चिकित्सा आपूर्ति की उपलब्धता का अनुकूलन करने के लिए संपर्क में रहेंगे। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले की बामटा पंचायत की प्रधान सीमा चंदेल ने एक जागरूक जनप्रतिनिधि होने का फर्ज अदा किया है। पंचायत में जब सैनिटाइजर और अन्य सामग्री समय पर नहीं पहुंची तो उन्होंने खुद ही स्प्रे का पंप उठाकर पंचायत को सैनिटाइज करने का काम शुरू कर दिया। देखते ही देखते पंचायत के अन्य युवा भी अपने होनहार प्रधान के साथ जुड़ गए और उन्होंने हर घर को सैनिटाइज कर दिया। देखते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और अधिकांश हिमाचल जो है वो गांव में बसता है। शहरों में तो सभी सुविधाओं की व्यवस्था हो जाती है, लेकिन ग्रामीण इलाके आमतौर पर इससे वंचित रह जाते हैं या यहाँ सुविधाएं देर से पहुँचती है। लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो शहरों में सैनिटाइजेशन का काम शुरू हो गया, लेकिन गांव में जो सैनिटाइजेशन का काम था उसमें कमी देखी गई। लेकिन इससे जो है हमारी बिलासपुर ज़िले की बामटा पंचायत की जो प्रधान हैं वो नहीं घबराई और सीमा चंदेल ने अपने गांव को खुद सैनिटाइज करने का बीड़ा उठाया। हम अकेले ही चले थे मंजिले मकसूद की ओर, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। ये बात हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर जिले की बामटा पंचायत की प्रधान सीमा चंदेल पर ठीक बैठती है। लॉकडाउन के बाद शहरों की भांति ग्रामीण परिवेश को सैनिटाइज का काम जब शुरू नहीं हो पाया तो सीमा चंदेल ने ये साबित कर दिया कि वे सही मायनों में जागरूक जनप्रतिनिधि है। पंचायत में जब सैनिटाइजर सामग्री समय पर नहीं पहुंची तो उन्होंने खुद ही स्प्रे पंप उठाकर अपनी पंचायत को कोरोना वायरस से बचाने का बीड़ा उठाया। सीमा चंदेल ने घर घर जाकर न केवल सैनिटाइजर का छिड़काव किया बल्कि लोगों को मास्क बांटकर कोरोना से बचाने के उपाय भी बताए। उनके इस जज्बे को देखकर पंचायत के अनेक युवा भी उनके साथ जुड़ गए और उन्होंने पूरी पंचायत को सैनिटाइज कर डाला। ऑल इंडिया में कोरोना वायरस की बीमारी जो है फैली हुई है, तो इसके लिए जैसे हमारे हिमाचल में हमारी सरकार ने जो क्या किया था कि कर्फ्यू लगा दिया था पूरी पंचायत में, कोई भी परिवार जो है घर से बाहर ना निकले। तो इसके बारे में पहले दिन से ही मैंने अपने प्रशासन से मिली और प्रशासन से मिलकर मैंने सोडियम हाइक्लोराइड की 5 लीटर उनकी तरफ से मुझे मिला और उसको लेकर के मैंने अपनी पंचायत में जहाँ पर भी सार्वजनिक स्थान थे और जहाँ पे भी बाहर से रास्ते अंदर की ओर जाते थे वहाँ पे मैंने स्प्रे करवाई। और मेरे साथ मेरे गाँव के युवा आज 1-2 चले, कल को दूसरे 2 चलते थे, परसों को तीसरे 2 चलते थे। इस तरह से हमने 6 दिन का जो हमने अपना कार्य किया और जहाँ पे जरूरतमंद लोग थे वहाँ पे लोगों को मास्क भी दिए गए, लोगों को सैनिटाइजर भी दिया गया। तो अपनी पंचायत में प्रधान जी हमारे युवाओं के साथ मिलकर इन्होंने
पंचायत को सैनिटाइज करने का काम शुरू किया। इसके लिए सोडियम हाइपोक्लोराइट इन्होंने प्रशासन से लिया और पूरी पंचायत के हर सार्वजनिक स्थल को इन्होंने अच्छे से सैनिटाइज किया, स्प्रे किया। इसके लिए प्रधान जी का हम शुक्रगुजार हैं तथा साथ ही साथ इन्होंने प्रशासन के नियमों का भी अच्छे से पालन किया। हमने देखा कि रोज 2 नए युवा इनके साथ चलते थे और अच्छे से स्प्रे करते थे, लोगों को सैनिटाइजर भी बांटे। सीमा चंदेल ने इस मुश्किल घड़ी में आगे आकर पंचायत का नेतृत्व किया है, जो सभी जनप्रतिनिधियों के लिए अनुकरणीय है। देश से जब कोरोना वायरस का खात्मा हो जाएगा तो सीमा चंदेल जैसे लोगों की सेवाओं को हमेशा याद रखा जाएगा। डीडी न्यूज के लिए शिमला से नंदिनी मित्तल। और कोरोना के खतरे से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से वित्तीय मदद देने की अपील की थी। इसके लिए पीएम केयर्स फंड बनाया गया। इसके बाद देश के लिए दान देने वालों की लगभग होड़ लग गई, मगर कुछ शातिर लोग इस मौके का भी फायदा उठाना चाहते हैं। साइबर ठगों ने प्रधानमंत्री केयर्स फंड के नाम से कई फर्जी यूपीआई आईडी बना ली हैं। इस फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने सही यूपीआई आईडी की जानकारी देते हुए कहा है कि पीएम केयर्स फंड का ही सही यूपीआई आईडी केवल pmcares@sbi ही है। सभी से अनुरोध है कि यूपीआई आईडी से मिलती जुलती दूसरी किसी यूपीआई आईडी में दान करने से बचें। केवल सरकार के सही खाते में ही अपनी राशि दान करें। इसके साथ ही इससे जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए लोगों को pmindia.gov.in वेबसाइट पर जाने की सलाह दी गई है। और व्हाट्सएप पर इन दिनों एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें कहा गया है कि अगर किसी ग्रुप पर कोरोना वायरस को लेकर कोई मजाक गलती से भी शेयर किया गया तो इसको लेकर ग्रुप एडमिन के और ग्रुप के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भारत सरकार के पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी ने इस मैसेज को फेक बताकर खारिज कर दिया है। पीआईबी ने कहा है कि ये मैसेज महज एक अफवाह है और सरकार की ओर से ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया गया है। कोरोना वायरस से संक्रमित ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की स्थिति बिगड़ने के बाद उन्हें लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल के आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राव ने फिलहाल उनका कार्यभार संभाल लिया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसे एहतियात के तौर पर उठाया गया कदम बताया है। साथ ही कहा कि इमरजेंसी जैसे हालात नहीं हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री को 5 अप्रैल को कोरोना वायरस के लक्षण दिखने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को आईसीयू में शिफ्ट किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। संक्रमण से लड़ रहे ब्रिटिश प्रधानमंत्री को ढांढस बधाते हुए प्रधानमंत्री ने ट्वीट में लिखा, डटे रहिए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, उम्मीद है आप जल्द ही पूरी तरह स्वस्थ होकर अस्पताल से बाहर आ जाएंगे। और दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। संक्रमण के मामले 13.5 लाख के पार हो गए हैं। मरने वालों का आंकड़ा 76,000 के करीब पहुंच गया है। अमेरिका, इटली और स्पेन इस समय सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। जापान सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए टोक्यो समेत देश के 7 हिस्सों में महीने भर के लिए आपातकाल लगाने का ऐलान किया है। स्पेन में कोरोना वायरस से रोजाना मृत्यु का औसत आंकड़ा मंगलवार को 743 पहुंच गया और स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस संक्रमण से मरने वालों की कुल संख्या 13,798 हो गई। इटली के बाद कोरोना वायरस से दूसरे सबसे बुरी तरह प्रभावित इस देश में रोगियों की संख्या 1,40,510 तक पहुंच गई है। अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 10,000 को पार कर गई है और इसके साथ ही देश इस खतरे से निपटने के लिए सबसे कठिन सप्ताह में प्रवेश कर गया है। ईरान में कोरोना वायरस के संक्रमण से मंगलवार को और 133 लोगों की जान चली गई। इसके बाद देश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,872 हो गई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।